प्रश्न, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका एवं प्रभाव का वर्णन करें। जो भारतीय राजनीति है उसमें जाति की क्या क्या भूमिका है और जाति की क्या क्या प्रभाव है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल जानेंगे। जिससे कि हम लोग एक उदाहरण में समझते हैं। जैसे बिहार में ज़्यादातर देखते हैं कि यादव का ही शासन चलता है, यानी कि यादव कास्ट के ही सरकार बनते हैं। बिहार में यादव, जिसे वैसे ही पंजाब में सरदार यानी सिंह कास्ट के सरकार बनते हैं। तो उसमें एक कास्ट का अलग ही प्रभाव होता है, यानी कि हर क्षेत्र में अपने अपने प्रभाव होते हैं अपने जाति का। तो उसके बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यानी भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका एवं उनके प्रभाव, जाति की क्या क्या भूमिका है और किस प्रकार से उसका प्रभाव है, उसके बारे में पूरी विस्तार से वर्णन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका एवं प्रभाव। जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। हेराल्ड गोल्ड के शब्दों में राजनीतिक का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। प्रोफेसर V.K.N. मेनन ने यह निष्कर्ष सही है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। जिसे कोई भी सरकार बनता है तो वह अपने जाति के लोगों को विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिसे आदमी सोचते हैं। मॉरिस जोन्स भी लिखते हैं कि जाति के लिए राजनीतिक का महत्व और राजनीतिक के लिए जाति का महत्व की तुलना में बढ़ गया है। और विनोबा भावे के अनुसार इसका एक प्रमुख कारण यह है कि नवीन संविधान में वैश्य मतदाताधिकार को स्वीकार किया गया। जाति व्यवस्था भारत के समाज का एक परंपरागत पक्ष है। स्वाधीनता प्राप्त की पश्चात संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभाव ने भारतीय समाज में धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। आधुनिक प्रभाव के फलस्वरूप वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रारंभ हुआ और जातिगत संस्था एकाएक महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि उसके पास भारी संख्या में मत है, यानी कि वोट है। और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त हेतु इन मतों का मूल्य था। जैसे कि कोई भी जाति का उम्मीदवार खड़ा हो रहा है तो उसका मतदाता, उसको जो वोट देने वाले उसी को ही वोट देंगे, यानी मतदाता उसी को ही वोट देंगे जिन्हें सत्ता की आकांक्षा थी। और उन्हें सामान्य जनता के पास पहुंचाने के लिए संपर्क सूत्र की भी आवश्यकता थी। सामान्य जनता को अपने पक्ष में मिलाने के लिए यह भी जरूरी था कि उससे उस भाषा के बात की जाए जो उनकी समझ में आ सके। जाति व्यवस्था इस बात को प्रकट करती है कि इस पृष्ठभूमि में जाति की भूमिका राजनीतिक में एकाधिक महत्वपूर्ण होती गई। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन शीर्षकों के लिए किया जा सकता है। पहला में है निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावक भूमिका। जिसे निर्णय प्रक्रिया, किसी का निर्णय करना है, उसमें उसका प्रभावक भूमिका। भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उदाहरणता के लिए संविधान में अनुसूचित जातियां और जनजातियां के लिए आरक्षण का प्रावधान रखे गए हैं। इनके कारण यह जातियां संगठित होकर सरकार पर दबाव डालती है कि उन सुविधाओं को और अधिक वर्षों के लिए बढ़ा दी जाए। अन्य जातियां चाहती है कि आरक्षण समाप्त किया जाए अथवा इनकी आधार सामाजिक आर्थिक स्थिति हो अथवा इन्हें भी आरक्षित सूची में शामिल किया जाए ताकि वे सभी लाभ से वंचित न हो जाए। जैसे कि कुछ विशेष जाति को आरक्षण है, जैसे ST/SC को आरक्षण है, तो जो OBC और जनरल है वो चाहेगा कि उसका आरक्षण समाप्त हो जाए और सब एक समान भारतीय संविधान में एक समान स्थिति में रहे, क्योंकि वो अपने जो अधिकार है उनसे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो आरक्षण के कारण आगे निकल जाते हैं। दूसरा है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय। भारत में सामाजिक राजनीतिक दल अपने
प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनीत करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण करते हैं। कोनेचक द्वारा अपने अध्याय के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन में जातिगत आधार के उनके उदाहरण दिए गए हैं। वस्तुतः यह स्थिति कम अधिक रूप में सभी राज्य में रही है। साम्यवादी दल सहित सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसी व्यवहार को अपनाया गया है। सन 1962 में गुजरात के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी को सफलता का राज उनकी क्षत्रिय जाति के समर्थन में छिपा हुआ था। जिससे वो क्षत्रिय था तो सारा क्षत्रिय जाति उन्हें ही समर्थन किए, उन्हें ही वोट दिए। हरिजन, मुसलमान, ब्राह्मण शांतिपूर्ण होकर ही 1971 में आम चुनाव कांग्रेस ने जीता था। मई 2007 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मायावती, जो कि मायावती सामाजिक बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष है, हाथी छाप अनुसूचित जाति, ब्राह्मण और मुसलमान का शांतिपूर्ण बनाकर ही जीता है। कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में जातीय आधार पर अनेक गुट पाए जाते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा की भावना विद्यमान रहती है, जिससे सब जाति अपने अपनी जाति को ही ज़्यादातर चुनाव की सीट देने चाहते हैं। तीसरा में है जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को शासन के रूप में अपनाया जाता है और प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्रायः उकसाया जाता है, ताकि संबंधित प्रत्याशी की जाति की मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त कर सके। उत्तर प्रदेश के चुनाव में चरण सिंह की सफलता सदैव ही जाट जाति के मतों की एकजुट पर निर्भर रही है। यानी कि चरण सिंह जाट जाति से संबंध रखते हैं तो सारा जाट जाति उसे ही वोट दिया करते हैं, यानी कि उसकी जितने की जो एकता है सब जाट जाति पर ही निर्भर रही है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह तथा बिहार में लालू प्रसाद यादव अपनी जाति यादव जाति के नेता के रूप में 90 दशक की राजनीतिक में उभर आए तथा आगे चलकर वे कुछ सीमा तक अन्य पिछड़ी जातियों के समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। केरल के चुनाव में सभ्यवादी और मार्क्सवादी दलों ने भी वोट जुटाने के लिए सदैव जाति का सहारा लिया। यानी कि कह सकते हैं कि हर राजनीतिक दल अपने को वोट पाने के लिए अपनी जाति का सहारा लेते हैं। यानी कि कोई विशेष जाति को एक जो जहाँ का सबसे बहुजन जाति है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जाति है, तो उसे टारगेट लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं भाजपा और कांग्रेस, जो भाजपा है वह हिंदू को टारगेट लेते हैं और जो कांग्रेस है वह मुसलमान तथा अन्य जाति से संबंध रखते हैं वोट पाने के लिए। तो उसी प्रकार मतदान व्यवहार के संबंध में एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि चुनाव के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या समस्या सामने हो तो फिर जाति के तत्वों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। 1971 में लोकसभा चुनाव, 1977 के लोकसभा चुनाव, 1980 के लोकसभा चुनाव तथा दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनाव में यही स्थिति थी। 9वीं लोकसभा 1989 और 10वीं लोकसभा 1991 के चुनाव में देखा गया कि बिहार के अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य में जाति का तत्व अधिक या बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। लेकिन इसके नितांत विपरीत नवंबर 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जाति के तत्व निर्णायक भूमिका रही। इन चुनाव में पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के बीच गठबंधन की स्थिति बन गई तथा इस गठबंधन में सत्ता प्राप्त कर ली। अन्य पिछड़ी जातियों के साथ अनुसूचित जातियों का गठबंधन की यह स्थिति अल्पकालीन ही रही। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ राज्य में जाति के तत्व की भूमिका और कुछ निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावशाली भूमिका देखी गई। लेकिन इन कारणों में यह
नहीं सोचा जाना चाहिए कि जनता में राजनीतिक में जातिवाद सोच को अपना लिया है। इन स्थिति का एक बड़ा कारण यह है कि राजनीतिक दल जनता के सामने कोई मुद्दे प्रस्तुत नहीं कर पाए और चुनावी राजनीतिक जातिवादी सोच की दिशा से प्रेरित हुआ है। लेकिन इस सोच को अपनाना उचित नहीं होगा कि लंबे समय तक यही स्थिति बनी रही, यानी कि लंबे समय तक हर लोग जाति पे ही जीता जाए, जाति पर ही अपना जाति को वोट दे, यह स्थिति उचित नहीं होगी लंबे समय तक के लिए। 15वीं लोकसभा चुनाव में जाति के तत्वों की तुलना में सुशासन और विकास के तत्वों को अधिक प्रमुख भूमिका निभाई है। यानी कि 15वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें लोग जाति को नहीं वोट देने लगे। उसके बाद लोग सुशासन और विकास के तत्वों को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 16वीं लोकसभा में चुनाव 2014 में, जो कि 2014 जिसमें मोदी जीता, में मतदाताओं द्वारा जातिवाद के बड़े पैमाने का नकारने की खुशी है। इस चुनाव में जिन दलों ने जाति के आधार पर अपने पक्ष में वोट बटोरने की चेष्टा की वह बुरी तरह मात खा गए। बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी जो हाथी छाप दलित वोट के सहारे एक भी सीट नहीं जीत पाई। बिहार में जातीय समीकरण पर लालू प्रसाद यादव चुनौती नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य राज्य में जातिगत समीकरण के टूटने का दूरगामी असर होगा। चौथा है मंत्रिमंडलों की निर्माण में जातिगत प्रतिनिधि, यानी कि मंत्रिमंडल जो मंत्री बनता है उसमें अपना जातिगत प्रतिनिधि। राजनीतिक जीवन में जातीयता का सिद्धांत इतना गहरा धंसा गया है कि राज्य के मंत्रिमंडल में प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए। जैसे कि इसमें ज़्यादातर होता है अल्पसंख्यक में मुसलमान जाति का मंत्री होना अनिवार्य है, क्योंकि मुसलमान सोचते हैं कि हमारा जाति का कोई मिनिस्टर नहीं बना, तो इसीलिए इसमें मुसलमान जाति की प्रमुखता होती है। यह सिद्धांत प्रांतों के राजधानियों से ग्राम पंचायत तक स्वीकृत हो गया है कि प्रत्येक स्तर पर प्रधान जाति को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। यानी कि प्रधान जाति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यानी कोई जाति होता है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि मुंडा जाति यानी आदिवासी को ही मुखिया यानी और बड़ा मुखिया, एमएलए, संसद में आरक्षण रहता है। यहाँ तक कि झारखंड में आदिवासी का ही सीट पहले आरक्षण था, यानी मुख्यमंत्री में, यानी सर्वश्रेष्ठ मंत्री में। जहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हरिजन जातियाँ, सिख, मुसलमान, ब्राह्मण, जाटों और राजपूतों को किसी न किसी रूप में स्थान अवश्य दिया जाता था। पांचवा है जातिगत दबाव समूह। मेयर के अनुसार जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हुए हैं। प्रोफेसर जे.सी. जोहरी के अनुसार जातिगत दबाव समूह अपने निहित स्वार्थ एवं हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माण की उस ढंग से भी प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें तो उनकी तुलना यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले ऐच्छिक समुदाय से भी किया जा सकता है। अनेक जाति या संगठन और समुदाय, जिसे तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, गुजरात में क्षेत्रीय महासभा, बिहार में यादव सभा आदि राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगते हैं और अपने अपने संगठनों पर बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी भी करते हैं। यद्यपि देश के सभी प्रमुख जाति इस प्रकार पूर्णतः संगठित नहीं किया जा सकता है, मगर जो जातियाँ इन संगठन नहीं हो सके वह राजनीतिक सौदेबाजी में सफल नहीं रही और उनका सदस्य को अपनी आवाज़ उठाने के लिए उपद्रव और तोड़फोड़ का सहारा लेना पड़ा। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे हमारा एक उदाहरण देते हैं यादव जाति का। यदि कोई यादव जाति का कोई नेता या कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नेता नहीं होता है संसद में या कोई भी मंत्रिमंडल में, तो उसे अपनी आवाज़ उठाने के लिए यानी कि अपनी बात रखने के लिए तोड़ फोड़ का सहारा लेना पड़ता है।
यह इसका एक उदाहरण है। छठा में है जाति एवं प्रशासन। लोकसभा और विधानसभा के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है। केंद्रीय और राज्य की सरकारी नौकरियों एवं पदोन्नतियों के लिए जातिगत आरक्षण की प्रावधान है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थी की भर्ती हेतु आरक्षण का प्रावधान मौजूद है। जैसे कि ST SC को कम नंबर में भी भर्ती हो जाता है, ये एक आरक्षण का प्रावधान है। 8 सितंबर 1993 से केंद्र सरकार के सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू हो गया। ऐसे भी माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेने समय अथवा निर्णयों की क्रियान्वयन में प्रधान और प्रतिष्ठित अथवा संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं। 7वां में है राज्य राजनीतिक में जाति, यानी कि जो राज्य की जो राजनीतिक में है उसमें जाति। माइकल बेचर के अनुसार अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है। यद्यपि किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभावों से अछूती नहीं रही है। यद्यपि बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य की राजनीति का अध्ययन तो बिना जातिगत गणित के विश्लेषण से कर ही नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार तो जातिगत राजनीति का मिसाल बन चुका है। यानी कि हम लोग इसमें कुछ उदाहरण हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य की। जैसे महाराष्ट्र में जितना भी मराठी है सभी शिवसेना को वोट देंगे, तो ऐसा राजस्थान में जितना भी है राजस्थानी, तो सबका अपना अपना जातिगत है। जाति जैसे जौन जाति का CM उम्मीदवार है उसी को लोग उस जाति वाला वोट देते हैं। यह राजनीतिक की अध्ययन तो बिना जातिगत गणित के विश्लेषण से कर ही नहीं सकते हैं। यानी इसका राजनीतिक का अध्ययन हम जातिगत गणित से ही कर सकते हैं कि कौन जाति में कितना आदमी है। यानी जैसे कुशवाहा जाति में उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुशवाहा में कितना है, तो उपेंद्र कुशवाहा उसका उम्मीदवार है, तो कुशवाहा का सारा वोट उसे ही मिलेगा। यह एक प्रकार की धारणाएं हैं जो कि होता भी है। उत्तर प्रदेश और बिहार जो जातिगत राजनीति का मिसाल बन चुका है। बिहार में जो यादव है उसी को वोट मिलेगा। बिहार के राजनीतिक में राजपूत, ब्राह्मण, काश्य और जनजातीय प्रमुख प्रतिस्पर्धी जाति रही है तथा गत 50 वर्षों में तो बिहार में समस्त राजनीतिक अखाड़ों में पिछड़ों के बीच तीव्र संघर्ष का परिणत हो गई है। राजनीतिक और आर्थिक हितों में यह प्रतिस्पर्धा अनेक बार खूनी संघर्ष को जन्म दे देते हैं, जैसे मुसलमान भी अगड़ों और पिछड़ों की स्थिति बन गई है। इसके साथ ही पिछड़े मुसलमान के भी अलग अलग संगठन बन गए हैं, जैसे पासमादा मुसलमान महाजन और आला इंडियन बैकवर्ड मुसलमान मोर्चा। ऐसे कुछ प्रतिस्पर्धा मुसलमान संगठन हैं जिसमें समय समय पर खूनी संघर्ष की स्थिति बन जाती है। केरल में साम्यवादी की सफलता का राज यही है कि उन्होंने इतवाहा जाति अपने पीछे संगठित कर लिया है। जो इचवाहा जाति है वो अपने पीछे संगठित कर लिया है। केरल में जो राजनीतिक संगठन है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की राजनीतिक कम्मा और रेड्डी जाति के संघर्ष की कहानी है। महाराष्ट्र में राजनीतिक में मराठा, ब्राह्मण और महारो की प्रतिस्पर्धा रही है। गुजरात में राजनीतिक की 2 ही जातियां प्रभावी है, पाटीदार और क्षत्रिय। केरल में राजनीतिक अपने 3 समूह के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसे हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमान। केरल में हिंदू को वोट देगा, क्रिश्चियन को और मुसलमान को। केरल के राजनीतिक में अंतिम 2 प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के रूप में सक्रिय है। कहने को तो ये यहाँ सभी प्रकार के राजनीतिक दल है, किंतु
उन्हें ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पता चलेगा कि यह सब जातीय संगठन है। मुसलमान लीग मुसलमानों के दो, जिसे हैदराबाद में मुसलमानों का ही है तो मुसलमान ही उसमें जीतते हैं। मुसलमानों की यह दोनों केरल कांग्रेस के अधिसंख्य सदस्य ईसाई है। राष्ट्रीय पार्टी मो रापामो नायर लोक की संस्था है। कांग्रेस एक और दोनों साम्यवादी दलों का एजवा जाति के अतिरिक्त हिंदुओं के प्रमुख वर्ग का प्रभाव देखा जा सकता है। राजनीतिक, जैसे राजस्थान के राजनीतिक में जाट, जिसे राजस्थान के राजनीतिक में जाट जाति का है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हर एक अपने अपने सामुदायिक अपने अपने जाति में लोग अपने अपने जाति को ही वोट देते हैं। जो जिस जाति का है उस जाति को वोट देते हैं। जो मतलब अपने जाति में लोग सोचते कि वह अपने को ज़्यादा काम करेगा। जिसे राजस्थान में जाट राजपूत जातियों का प्रतिस्पर्धा प्रमुख रही है। संक्षेप में राज्य के राजनीतिक में जाति का प्रभाव इतना अधिक हो रहा है कि वह टीकर जैसे विद्वानों ने विचार व्यक्त किया है। टीकर का विज्ञान का विचार है, यह आपको परीक्षा में भी पूछ सकता है। भारत के बहुत बड़े भाग में आगे आने वाले अनेक वर्षों तक राज्यों की राजनीतिक जातियों की राजनीतिक बनी रहेगी, यानी आने वाली कुछ 100 वर्ष तक। एक विशेष बात यह है कि संविधान के अंतर्गत जातिगत आधार पर आरक्षण और संरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसमें जाति को और प्रभावशाली बनाया है तथा राजनीतिक पर जाति की पकड़ और गहरी हो गई है। वस्तुतः जाति को राजनीतिक आधार पर दिए गए सभी विशेष अधिकारियों से वंचित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिबंध समाजवादी समाज की धारणा को आघात पहुंचाती है। इस सब में जैसा कि श्रीनिवास ने कहा है, इन विशेष उपबंधों में बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने वाली जातियां पिछड़ेपन के विशेष अधिकार को छोड़ने की अनिच्छा प्रदर्शित करती है। थोड़े समय के लिए जिन व्यवस्थाओं की भले ही आवश्यकता रही हो, लेकिन और अधिक समय तक उन्हें जारी रखना भारतीय लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। भारत के राज्य राजनीति के कतिपय अध्ययनकर्ताओं के अनुसार विभिन्न राज्य में जाति के 4 विभिन्न स्वरूप विकसित हुआ है। जैसे पहला, जाति का पहला स्वरूप दक्षिण भारत का विशेष तमिलनाडु से मिलता है, जहां ब्राह्मण और अनेक निम्न जातियों के बीच गंभीर संघर्ष रहा है। तमिलनाडु का आरंभ से ही राजनीतिक पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा है और इसका विरोध काफ़ी दिनों से आंदोलन चलता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप रामास्वामी नैयर द्वारा द्रविड़ गढ़गम नामक संगठन की स्थापना की गई है, जो बाद में द्रविड़ मुनेत्र गढ़गम दल के रूप में विकसित हुआ है। तमिलनाडु में यह आंदोलन ब्राह्मणों को उच्च स्थानों से हटाने के लिए था, यानी कि ब्राह्मण हर जगह उच्च स्थान पर है। लेकिन एक आंदोलन में तमिलनाडु में यह आंदोलन ब्राह्मणों को उच्च स्थान से हटाने के लिए था। सन 1914 में यह ब्राह्मण विद्रोही आंदोलन शुरू हुआ और 1916 में एक पृथक राजनीतिक दल जस्टिस पार्टी के नाम से स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण जातियों के हित को विकसित तथा सुरक्षित करना था। इस संगठन का उद्देश्य सरकार का समर्थन प्राप्त करके प्रशासन और राजनीतिक निकाय, जहां तक कि शिक्षा संस्था और गैर ब्राह्मण जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करना था। 1922 में सरकार द्वारा लोक सेवाओं में निर्धारित किए गए कोटे में गैर ब्राह्मण जातियों के लिए लगभग 42% और ब्राह्मण जाति के लिए 16% स्थान निर्धारित किया गया।
जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि ब्रिटिश काल में ही गैर ब्राह्मण जाति ब्राह्मणों विद्रोह आंदोलन में बड़ी हद तक सफल हुई। 1949 में एक आंदोलन CS अन्नादुराई के नेतृत्व में DM के अधीन शुरू हुआ। ब्राह्मण विद्रोही भावनाओं में राजनीतिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए अन्य राजनीतिक दल भी जाति युद्ध का संलग्न रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राजगोपालाचारी, जो एक ब्राह्मण थे, कि राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए कामकाज नाडार को राजनीतिक में ऊंचा उठाने का प्रयास किया। संक्षेप में स्वतंत्रता का पहला और स्वतंत्रता के बाद तमिलनाडु में ब्राह्मण और निम्न जातियों के बीच घोर टकराव रहा और इस संघर्ष में ब्राह्मण को पराजित होना पड़ा। दूसरा, जातिवाद का दूसरा रूप महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की राजनीतिक तमिलनाडु से कुछ भिन्न रही है, यद्यपि यहाँ मराठी और ब्राह्मण के बीच संघर्ष रहा है। महाराष्ट्र में यानी बम्बई, और इस संघर्ष में मराठी जाति के ब्राह्मणों में शताब्दियों से चले आने वाले प्रभुत्व का अंत किया। प्रभुत्व यानी कि ब्राह्मण ही सर्वे सर्वा, ब्राह्मण सबसे ऊंचा, उसका अंत किया। 20वीं शताब्दी की दूसरी चौथाई में राजनीतिक दलों में भी ब्राह्मण के आधिपत्य थे। उदाहरण के लिए तिलक, गोखले, गोलवाकर, SN डांगे आदि ब्राह्मण थे। स्वतंत्रता के बाद मराठी जाति ने ब्राह्मणों को पराजित कर दिया और यह आंदोलन 1960 में अपने पूर्णता को पहुंच गया, जब महाराष्ट्र नामक एक पृथक राज्य की स्थापना की गई और मराठा जाति को राजनीतिक का पूर्ण प्रधानता प्राप्त हुई। इस नए महाराष्ट्र राज्य में मराठा जाति की संख्या 45% थी। जे दस्तूरी के शब्दों में, जिस दिन महाराष्ट्र का निर्माण हुआ उस दिन इस राज्य के राजनीतिक विशिष्ट वर्ग को राजनीतिक नेतृत्व में अधिक महत्व और मौलिक परिवर्तन हुआ। सत्ता, प्रभाव और शक्ति ब्राह्मण के हाथों से निकलकर मराठों के हाथों में पहुंच गई। यानी कि ज़्यादातर राज्य में देखे थे कि ब्राह्मण जाति का एक विशेष अधिकार था। तीसरा में है गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जातिवाद का तीसरा प्रतिनिधित्व रूप प्रस्तुत करता है। इन तीनों ही राज्य में तीन मध्य वर्गीय जातियां राजनीतिक संघर्ष में रत दिखाई देती है। आंध्र प्रदेश में यह टकराव कम्मा और रेड्डी जातियों के बीच पाया जाता है। 1934 में आंध्र प्रदेश में सभ्यवादी दल की स्थापना के बाद इस दल की नेतृत्व कम्मा जाति के हाथों में रहा, जबकि कांग्रेस पार्टी में रेड्डी जाति का प्रभुत्व रहा। कर्नाटक में यह विद्रोह लिंगायत तथा वाखरिंग जातियों के बीच पाया जाता है। गुजरात में पाटीदार और क्षत्रिय, जिसे गुजरात में पटेल जो पाटीदार के नाम से जाने जाते हैं और क्षत्रिय जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा मतलब इंग्लिश में होता है कंपटीशन, पाई जाती है। इन तीनों राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में यह विशेषता दिखाई देती है कि इन राज्य में राजनीतिक क्षेत्र में केवल दो जातियां को प्रभुत्व है, जो अपने प्रथाओं, सामाजिक स्थिति और सामाजिक आर्थिक साधनों की दृष्टि से एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। दूसरे शब्दों में तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जहां असामान्य जाति के बीच टकराव पाया जाता है, वहाँ इन राज्य में यह प्रतिस्पर्धा लगभग दो समान जातियों के बीच पाई जाती है। जैसे बिहार और झारखंड की बात करते हैं, यहाँ ज़्यादातर बिहार और झारखंड में हम लोग देखते हैं कि आदिवासी का ही सत्ता रहा है। यानी कि बाकी राज्य में जैसे महाराष्ट्र, बाकी राज्य में कितनों राज्य में पंडितों का अधिकार को हनन करने के लिए बाकी जाति ने विरोध किया, लेकिन झारखंड राज्य में आदिवासियों की अधिकार को हमेशा ही रहा है। इनके अधिकार को हटाने के लिए कभी भी किसी जाति ने विरोध नहीं किया। यह झारखंड राज्य विशेष
कर आदिवासियों के लिए स्पेशल आरक्षण मिला है, विशेष आरक्षण दिया गया है। चौथा है बिहार की स्थिति उपयुक्त राज्य से भिन्न है। जैसे बिहार और झारखंड दोनों समय एक था, तो उस समय की बात है। 1972 तक यहाँ उच्च जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कास्तीय समाज और राजनीतिक शक्ति का धारक बनी रही तथा उसके बीच ही सामाजिक और राजनीतिक प्रतियोगिता रही है। लेकिन इनके बाद पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना आई। 1977-78 में जब जनता पार्टी यानी कि आजकल का भारतीय जनता पार्टी के कर्पूरी ठाकुर मंत्रिमंडल ने पिछड़ी जाति को संरक्षण प्रदान किया, तब इससे उत्पन्न विवाद ने जातीय आधार पर दो वर्ग खड़े कर दिए, अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति। अगड़ी जाति यानी कि BC1, पिछड़ी BC2। समय समय पर इन दोनों जातियों के बीच वैमनस्य की स्थिति भी खड़ी हो गई। बिहार में राजनीतिक में पुण्य 1989 में पिछड़ी जाति को राजनीतिक प्रभुत्व की स्थिति देखी गई। बिहार में समस्त राजनीतिक खेल जातीय आधार पर ही खेला जाता रहा और जाति की भावनाओं में अधिक गंभीरता रूप लेकर जातिवादी खूनी संघर्ष को जन्म दे रहे थे। यह चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में राजनीतिक पर उच्च जातियों और मध्यम जातियों, जाट आदि का एकाधिकार रहा है, लेकिन पिछले 15 वर्षों में पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना बहुत अधिक बढ़ गई है। यह प्रश्न आपको BA सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंतर्गत कोर 14 का, जिसमें कोर 14 में आपको भारतीय राजनीति के वर्तमान मुद्दे के बारे में पढ़ना होगा। कोर 14 के चैप्टर आपका 6 में, कोर 14 के चैप्टर 6 का सवाल है। जैसे कोर 14 का चैप्टर 6 या कोर 14 का चैप्टर 8 में आपको यह पूछेगा, जिसमें आपका कोर 14 का चैप्टर 8 में आपको पूछेगा, उसमें आपको जाति के प्रभाव, धर्म, क्षेत्रीयता और भाषा से संबंधित प्रश्न है, जो कि आपको रांची यूनिवर्सिटी और झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें पूछा जाएगा। यह प्रश्न जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में है।